आप दोनों का स्वागत है आई ऑफ ट्रुथ में। पीके सहगल सर, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, जो ये समिट हुई कितनी सक्सेस रही और आपको लगता है कि रशिया को बुलाकर कुछ गलती हुई है या नहीं हुई है, जो समिट में रशिया को इनवाइट नहीं किया लेकिन हाँ जेलेंस्की को इनवाइट कर लिया गया। हिरोशिमा में जो हुई G7 मीटिंग, क्या वो सक्सेसफुल थी या सक्सेसफुल नहीं थी, बड़ा लाजमी है कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा जाए इससे पहले कि ये फैसला किया जाए। सबसे पहले जहाँ तक G7 का ताल्लुक है, ना तो चाइना और ना रशिया उसका मेंबर है, और वे साफ तौर पे जानता है कि एक मीटिंग या 10 मीटिंग के माध्यम से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को ख़त्म नहीं किया जा सकता। बड़ी कोशिश की गई है इंडिया की तरफ से, चाइना की तरफ से, तुर्की की तरफ से और कुछ और देशों की तरफ से कि इस युद्ध को रोका जाए, लेकिन पुतिन किसी प्रकार से रोकने के लिए तैयारी नहीं है और ना ही ज़ेलेंस्की जो है किसी प्रकार से अपनी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर रशिया और चाइना को भी इस मीटिंग में बुलाया होता तो केवल कड़वाहट के अलावा कुछ और नहीं मिलता। ये मीटिंग के कुछ मुख्य मकसद थे, कुछ मुख्य मुद्दे थे, तो सारे के सारे अचीव हुए। जो G7 कंट्रीज है वो साफ तौर पे आई थी 5, 6, 7 चीज़ों को अचीव करने के लिए। पहला, बड़े पैमाने पर वो एक यूनाइटेड फ्रंट पुटअप करना चाहते थे अगेंस्ट रशिया एंड अगेंस्ट चाइना, और बड़े पैमाने पर वो सफल हुए दुनिया को दर्शाने के लिए, रशिया और चाइना को दिखाने के लिए कि पूरा जो G7 नेशंस है वो एकजुट है जहाँ तक रशिया और चाइना का ताल्लुक। और आखिर में एक बड़ा फैसला किया गया कि वास्तव में चाइना को सबक सिखाने के लिए डीकपलिंग तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर ये तमाम G7 नेशन हैं, उनकी इकोनॉमी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना की इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। उनके कुछ रॉ मटेरियल्स चाइना से आते हैं, कुछ स्पेयर पार्ट्स चाइना से आते हैं, और अगर कम्प्लीटली वो डीकपल करें तो दुनिया की पूरी जो है इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी। ऐसे में एक फैसला लिया गया कि हम डीकपलिंग तो नहीं करेंगे लेकिन डी रिस्किंग करेंगे। आहिस्ते आहिस्ते जो है ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अपने अपने देशों में की जाएगी बजाय कि हर चीज़ के ऊपर चाइना के ऊपर निर्भर हो, और एक दूसरे को जो मदद है, म्यूचुअल सपोर्ट है, उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। सो बहुत लाजमी था कि आहिस्ते आहिस्ते चाइना की इकोनॉमी और उसकी जो इकोनॉमिक पावर है उसमें कटाव किया जाए, और इस G7 की मीटिंग के माध्यम से मुझे साफ तौर पर नज़र आता है कि डी रिस्किंग फ्रॉम चाइना जो है बड़े पैमाने पर सक्सेसफुल होगी। रशिया को बुलाया जाता तो कड़वाहट बढ़ती और नहीं बुलाया गया, लेकिन समिट पूरी तरह से सक्सेस रहा क्योंकि इसमें कई तरह के मुद्दे हैं, उस पर बातचीत हुई। साथ में चीन से जो सब देश, बहुत सारे देश ऐसे जो चीन से परेशान और जिस तरह की पॉलिसीज और नीतियां का डिस्कशन हुआ इस समिट में, कहा गया कि चीन को किस तरह से धीरे धीरे साइडलाइन किया जाए, किस तरह से जो देश है, तमाम देश है, वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें धीरे धीरे अपने यहाँ और चीन से सामान लेना कम करें, जिससे उसकी इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा। और साथ ही जो इतना पावरफुल हो रहा है चीन और विस्तारवादी जो उसकी योजनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, उस पर काबू होगा। तो इस दृष्टि से सर मानते हैं कि ये समिट जो है सक्सेस रहा। पीके संजीव सूद, अब आपसे हम जानना चाहेंगे, जेलेंस्की को जो बुलाकर, आपको लगता है कि जेलेंस्की को बुलाना इस समिट में एक जो कॉल ली गई है वो ठीक कॉल थी? आपको नहीं लगता वो आए और एक पक्षीय बात हो गई? अगर दोनों को बुलाया जाता किसी रीजन से और एक टेबल पे बैठाकर और देश मिलकर बात करते तो शायद कहीं ना कहीं हल निकलता। तो जेलेंस्की को बुलाकर ठीक किया क्या यहाँ पे या गलत? इस वर्ष के सम्मेलन में जो एक अलग से बात हुई उसमें यूक्रेन, जो कि पहले इनवाइटीज में नहीं था, उसके राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी इनवाइट किया गया। जेलेंस्की ने एक सेशन जिसमें यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध के बारे में, उत्पन्न होने वाली स्थिति के बारे में डिस्कशन होना था, उसमें भाग लिया। इनके भाग लेने से और रशिया को इसमें इनवाइट नहीं करने से ऐसा विदित होता है कि वेस्टर्न ब्लॉक के देश
जो नाटो के साथ हैं, उन लोग रशिया के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति श्री जेलेंस्की को इस ग्रुप 7 के देशों के हेड्स के सम्मेलन में बुलाने का कोई औचित्य नहीं था, खास तौर पर जबकि वो ओरिजिनल 8 इनवाइटीज़ में शामिल नहीं थे। ऐसा लगता है कि यह लास्ट मिनट एक डिसीजन था और मुझे लगता है कि ऐसा होने से, उनके यहाँ होने से और रशिया के ना होने से एक तरफा बातें वहाँ पर हुई होंगी जिसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। और मुझे ये अंदेशा है कि उनके वहाँ मौजूद होने से रशिया और यूक्रेन के बीच में बिटरनेस और बढ़ेगी और लड़ाई पर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। तो जेलेंस्की को बुलाकर एक अजीब स्थिति हो गई समिट में। ऐसा सर का मानना है कि जो ओरिजिनल मुद्दा समिट का था वो कहीं ना कहीं सप्रेस हुआ जेलेंस्की के आने से, और एक पक्ष की बात रखी गई यहाँ पर, दूसरे पक्ष को आपने सुना ही नहीं। और ऐसे में जो कड़वाहट है रशिया और यूक्रेन के बीच वो बढ़ेगी, क्योंकि और रशिया को भी एक संकेत मिल गया कि इतने सारे जो देश हैं उसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। ऐसे में रशिया और ज्यादा एग्रेसिव होगा और यूक्रेन और रशिया के बीच जो दूरियां हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगी। तो जेलेंस्की को बुलाना कोई एक अच्छा निर्णय नहीं रहा इस समिट के लिए। G7 की जो समिट थी उसके अपने मुद्दे थे, उस पर चर्चा हुई और काफी अच्छी चर्चा हुई। और जैसा कि हमारे पीके सेगा सर ने भी कहा है कि समिट बहुत सक्सेस रहा, इस पर चर्चा हुई। लेकिन जब जेलेंस्की आए तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन हुआ चीजों से, और जो मेन समिट का जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सप्रेस होकर कंट्रोवर्शियल ज्यादा बन के रह गया ये समिट, ऐसा संजीव सूद का मानना है। लेकिन जो भी हो, इस समिट से एक बात लोगों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि इतनी पावरफुल, और आपको बता दें कि सभी अमीर देश का समिट ये कहा जाता है, और लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इस समिट में यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में चर्चा होगी, कहीं ना कहीं शायद कोई समाधान मिल जाए। और मोदी जी भी वहां पहुंचे थे भारत के, और लोगों को आशा थी कि शायद मोदी जी वहां पहुंचे हैं और कंट्रीज वहां पर हैं, मिलकर के कोई यूक्रेन और रशिया के बीच कोई समाधान निकलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो कई एक्सपर्ट इसको कहते हैं कि चाइना और रशिया को जो नहीं बुलाया गया, वो कहीं ना कहीं चाइना और रशिया इस समिट पर भारी पड़ गए। उनकी जो इस समिट में जो देश थे, उनकी जो टी पार्टी थी, वो उस पर कहीं ना कहीं जो चाइना और रशिया है वो भारी पड़ गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारा जो चैनल, अभी एक नया चैनल है हमने, और इसमें हमने कोशिश की है कि हम उन मुद्दों पर चर्चा करें जो कहीं ना कहीं थोड़े से अनटच्ड रहते हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते। कोशिश यही रहती है आप तक सही सटीक इन्फॉर्मेशन दे और एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे आप। और हमें उम्मीद है कि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा होगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, हमारे प्रोग्राम्स को लाइक भी करते रहिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो दोस्तों, सही और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।